हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। अमेरिका को बहुत पहले से यह भ्रम हो गया है कि पूरी दुनिया उसकी अंगुलियों पर नाचती है। जब उसने ईरान के नतांज, फोर्डो और इस्फहान पर बम गिराए तो उसका मन एक तानाशाह की तरह हंस रहा था, जैसे वह खुद को विश्व का शहंशाह मान बैठा हो। ट्रंप सत्ता में लौटे और लगा कि अब नोबेल शांति पुरस्कार उनकी जेब में है, लेकिन वो भूल गए कि नोबेल शांति के लिए होता है, युद्ध की सनक के लिए नहीं। यूक्रेन युद्ध ने ट्रंप के पिछले दावों की हवा निकाल दी थी, लेकिन सत्ता में दोबारा आते ही उन्होंने पश्चिम एशिया की आग में और तेल डाल दिया। इस बार टारगेट था ईरान, एक ऐसा देश जो दशकों से अमेरिकी दबाव के खिलाफ जिद की तरह खड़ा है। लेकिन यह हमला सिर्फ ईरान पर नहीं था, यह हमला था उस वैश्विक संतुलन पर जिसे अमेरिका अपनी मर्जी से हिलाना चाहता है। लेकिन अब खेल में उतर चुका है रूस, और उसका इरादा साफ है। यूक्रेन में अमेरिका की नाक में दम करने वाला रूस अब ईरान के साथ खड़ा होने को तैयार दिख रहा है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और पुतिन के बेहद करीबी मेदवेदेव के बयान सिर्फ शब्द नहीं है, वो सीधा संदेश है कि ईरान अगर चाहे तो उसे परमाणु हथियार देने वाले देश तैयार हैं, और रूस खुद भी पीछे नहीं हटेगा। इसी के साथ सऊदी अरब, कतर, ओमान और पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देश अब खामोश तमाशाबीन नहीं, बल्कि अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ बिगुल बजा चुके हैं। अब तक जो देश अमेरिका की हर बात सिर झुकाकर मानते थे, वही अब जवाब देने लगे हैं, और ये संकेत साफ है कि अमेरिका का सिंहासन डगमगाने लगा है। इन देशों को लगने लगा है कि अमेरिका एक एक करके सारे मुस्लिम देशों को तबाह कर रहा है। पहले इराक, फिर लीबिया, फिर सीरिया, अब ईरान और फिलिस्तीन, और अगर इसे नहीं रोका गया तो अगला नंबर कतर, फिर सऊदी अरब, तुर्की और फिर पाकिस्तान का भी हो सकता है। साफ कहें तो मिडिल ईस्ट के ज्यादातर मुस्लिम देश केवल बयानवीर हैं, कैमरे के सामने बोलना आता है, लेकिन मिजाज में वो मादा नहीं कि अमेरिका या इसराइल को आंख दिखा सके। हालांकि कम से कम उन्होंने अमेरिका के खिलाफ बयान देने की हिम्मत जुटाई है, यह भी कोई कम नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आ गया है, और ये ट्विस्ट लाया है रूस। रूस वो देश है जो न सिर्फ बोलता है, बल्कि जरूरत पड़ी तो बम गिराकर इतिहास भी रचता है। इतिहास गवाह है, जब भी दुनिया में अमेरिका की दादागिरी सिर चढ़ी है, रूस ही वह ताकत बना है जिसने उसे जमीन पर पटका है। वो सीरिया हो, यूक्रेन या अफगानिस्तान, रूस ने बार बार साबित किया है कि वो केवल बयान नहीं देता, वो एक्शन लेता है। और अब संकेत मिलने लगे हैं कि रूस ईरान को खुलकर समर्थन देने की प्लानिंग कर रहा है। अगर अमेरिका इजराइल का पल्लू पकड़कर जंग में कूदा है, तो रूस भी तेहरान के साथ जंग की जमीन पर कूदने को तैयार बैठा है, क्योंकि रूस का जन्म ही इसीलिए हुआ था, धरती पर अमेरिका की दादागिरी रोकने के लिए। और जब रूस जैसे असली योद्धा मैदान में उतरते हैं तो भाषण नहीं, धमाके होते हैं। अब खेल बदलेगा, और शायद इतिहास भी, क्योंकि अमेरिका का घमंड तोड़ने का काम अब रूस करेगा, और ये शुरुआत हो चुकी है। जो लोग ये सोचते हैं कि अमेरिका के पास B-2 बॉम्बर्स हैं, तो कोई उसका जवाब नहीं। वो शायद ये भूल रहे हैं कि रूस के पास न केवल स्टेल्थ बम्बर बल्कि हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, जिनकी रफ्तार से न तो अमेरिका बच सकता है और न ही उसकी डिफेंस शील्ड। रूस के पास अवांगार्ड, किंजहाल और जिरकॉन जैसे हथियार हैं, जिनका कोई मुकाबला आज की तारीख में दुनिया में नहीं। अब ये वक्त है कि रूस अमेरिका की तानाशाही के खिलाफ खुलकर खड़ा हो, क्योंकि अगर रूस चुप रहा तो अमेरिका कल को ईरान को इराक बना देगा, और परसों किसी और देश को भी। यह वही अमेरिका है जिसने अफगानिस्तान से लेकर लीबिया तक लोकतंत्र के नाम पर मौतों की खेती की है। अगर दुनिया को वाकई बहुपक्षीय व्यवस्था चाहिए, तो रूस, चीन, ईरान और भारत जैसे देशों को अब मिलकर अमेरिका की मनमानी पर रोक लगानी होगी। ये टकराव अब केवल मिसाइलों और बॉम्बर्स का नहीं रहा, ये टकराव है सत्ता की सोच का। अमेरिका कहता है जो मैं कहूं वही कानून है, लेकिन रूस अब जवाब दे रहा है, अगर तुम खुद को बादशाह समझते हो तो हम भी तख्त हिलाना जानते हैं। ईरान पर हमला करके अमेरिका ने जो सोचा था, हुआ ठीक उसका उल्टा। ट्रंप को लगा था कि एक सर्जिकल स्ट्राइक से ईरान का हौसला टूट जाएगा, लेकिन वो भूल गए कि मध्य पूर्व में जज्बात बारूद से ज्यादा तेज होते हैं। अमेरिका के B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स ने संवेदनशील परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, तो वॉशिंगटन को यकीन था कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जमीन पर आ गिरेगा। लेकिन मेदवेदेव का बयान बताता है कि बम तो गिरे, लेकिन ईरान और भी खतरनाक हो चुका है। न ईंधन चक्र रुका, न संवर्धन, बल्कि अब ईरान खुलेआम उस लाइन की ओर बढ़ रहा है जहां से सिर्फ एक धमाका बाकी रहता है, परमाणु परीक्षण। अब जरा सोचिए कि मेदवेदेव क्या कह रहे हैं। ईरान को अब कई देश परमाणु हथियार देने को तैयार हैं। यह वाक्य सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, यह सीधा अमेरिकी दबदबे को चुनौती है।
और यह बयान किसी छोटे प्रवक्ता ने नहीं दिया, यह रूस के पूर्व राष्ट्रपति और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष ने बोला है। मतलब यह कि रूस अब सिर्फ बैकसीट ड्राइवर नहीं है, अब वो खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठने की तैयारी में है। यह साफ इशारा है कि ईरान अब अकेला नहीं है, और अगर जरूरत पड़ी तो रूस अपने दोस्त को वो सब देगा जो अब तक सिर्फ पश्चिमी देशों के पास होता था। अब यह समझना जरूरी है कि कौन कौन से देश वाकई ईरान को परमाणु सहायता दे सकते हैं। सबसे पहला और प्रमुख नाम है रूस। रूस के पास न केवल सबसे बड़ा परमाणु हथियार जखीरा है, बल्कि उसके पास वह तकनीक भी है जिससे वह किसी भी देश को परमाणु शक्ति में बदल सकता है, बिना सीधे हथियार भेजे। रूस अगर चाहे तो ईरान को मिसाइल टेक्नोलॉजी, वॉरहेड असेंबली किट्स, एनरिच्ड यूरेनियम के ब्लूप्रिंट या यहां तक कि रेडी टू इंस्टॉल डिलीवरी सिस्टम्स भी दे सकता है। वह चाहे तो बेलारूस या सीरिया के रास्ते यह मदद गैर आधिकारिक तौर पर पहुंचा सकता है। और सबसे अहम बात, रूस ने अभी तक ईरान की परमाणु साइट से अपने वैज्ञानिकों को नहीं हटाया है। इसका मतलब साफ है, रूस मैदान छोड़ने को तैयार नहीं है। दूसरा बड़ा नाम है उत्तर कोरिया। ये वो देश है जो अमेरिका को आंखें दिखाता है और ईरान से गुप्त तकनीकी लेन देन का लंबा इतिहास रखता है। नॉर्थ कोरिया ने खुद बंकर बस्टर से भी ज्यादा गहरे परीक्षण कर लिए हैं और उसके पास वॉरहेड डिजाइन की सारी तकनीकी जानकारियां हैं। और अगर कोई देश ईरान को ब्लैक डिप्लोमेसी के रास्ते मदद कर सकता है तो वो उत्तर कोरिया है। अमेरिका जानता है कि अगर नॉर्थ कोरिया और ईरान ने मिलकर कोई बैकडोर न्यूक्लियर समझौता किया तो वॉशिंगटन की सारी प्लानिंग एक झटके में बेकार हो जाएगी। तीसरा खिलाड़ी है चीन। वह खुलकर सामने नहीं आएगा, लेकिन बीजिंग को फायदा तभी होगा जब अमेरिका एक और युद्ध में फंसे। चीन के पास हाई लेवल ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी है जिसे वह रिसर्च या सिविल न्यूक्लियर मदद के नाम पर ट्रांसफर कर सकता है। वह ईरान को सेंसर, गाइडेंस सिस्टम या यूरेनियम संवर्धन में इस्तेमाल होने वाले क्रिटिकल कंपोनेंट्स दे सकता है, बिना यह कहे कि वह परमाणु युद्ध की तैयारी करवा रहा है। मेदवेदेव का यह बयान एक मनोवैज्ञानिक हथियार भी है। यह अमेरिका को यह बताने के लिए था कि अब तुम्हारी मोनोपोली टूट रही है। दूसरी तरफ ट्रंप को लेकर रूस ने पहली बार इतनी खुली निंदा की है। मेदवेदेव ने कहा कि जो शांति के राष्ट्रपति माने जाते थे वो अब युद्ध के जनक बन गए हैं, और यह लाइन ट्रंप की अंतर्राष्ट्रीय छवि को तबाह कर सकती है। नोबेल पीस प्राइज की जो संभावनाएं कभी ट्रंप को लेकर चर्चा में थीं, अब उसी ट्रंप को युद्ध की आग का सौदागर कहा जा रहा है। अमेरिका ने जो हमला सीमित ऑपरेशन कहकर पेश किया वो अब जियोपॉलिटिकल टेक्टोनिक प्लेट्स को हिला चुका है। ईरान अब कूटनीति के पन्ने फाड़ चुका है। पुतिन भी कह चुके हैं कि इस समय ट्रंप से बात करने का कोई इरादा नहीं है। तेहरान में बंकर बस्टर बमों की गूंज के बाद जो हुआ वो सिर्फ एक जवाबी हमला नहीं था, वो था एक राष्ट्र का वो ऐलान जो अब खुलकर कह रहा है, अब हम अकेले नहीं हैं, अब मास्को हमारे साथ खड़ा होगा। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची का पुतिन से मिलने के लिए मास्को रवाना होना सिर्फ एक राजनयिक यात्रा नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल मोर्चा खोलने की तैयारी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने हर रेड लाइन पार कर दी है, मतलब अब बातचीत के रास्ते बंद और रणनीतिक गठजोड़ के दरवाजे खुल गए हैं। रूस पर अब जिम्मेदारी आ चुकी है और संकेत साफ हैं कि वो पीछे नहीं हटेगा। रूसी वैज्ञानिक आज भी ईरान की परमाणु साइट्स पर मौजूद हैं। अमेरिका ने हमले किए, लेकिन रूस ने अपने स्टाफ को वापस नहीं बुलाया। ये कोई छोटी बात नहीं है, यह है अमेरिका और इजरायल को सीधा ओपन वार्निंग कि अगर एक और बम गिरा तो जवाब सिर्फ ईरान से नहीं, पुतिन के ऑफिस क्रेमलिन से भी आएगा। और यह पहली बार नहीं है कि रूस ने इजरायल अमेरिका की आक्रामकता की आलोचना की है, लेकिन इस बार माहौल अलग है। इस बार ईरान खुलकर कह रहा है, हमें आपकी खुली मदद चाहिए, और अगर रूस इस कॉल को स्वीकार कर लेता है तो सीरिया की लड़ाई के बाद यह सबसे खतरनाक रूसी दखल होगा पश्चिम एशिया में। अब जरा अमेरिका की रणनीति देखिए। B-2 बॉम्बर्स, बंकर, बस्टर बम, 3 परमाणु ठिकानों पर हमला। उनका मकसद था ईरान को झुका देना, लेकिन हुआ उल्टा। कुछ घंटों में ईरान ने 30 से ज्यादा मिसाइलें हाइफा और तेल अवीव पर दाग दी। ये सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं थी, ये एक संकेत था, तुमने छेड़ा है, अब हम छोड़ेंगे नहीं। और असली निर्णय अब मास्को में लिखा जाएगा। पुतिन के साथ बैठकर ईरान जो साझा रणनीति बनाएगा वो दुनिया की सुरक्षा नीति को उलट सकती है। उधर ईरान पर अमेरिकी हमले ने इस्लामिक दुनिया की छाती पर सीधा वार कर दिया। जिस क्षण बम गिरे उस क्षण मध्य पूर्व के हर कोने में एक ही सवाल गूंजा, क्या अगला नंबर हमारा है? सऊदी अरब से लेकर लेबनान तक, पाकिस्तान से कतर तक,
सभी इस्लामिक राष्ट्रों ने अमेरिका के इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की हत्या करार दिया। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने खुद सामने आकर चेताया, यह ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन है, और जब सऊदी जैसा देश खुले तौर पर अमेरिका की निंदा करता है तो यह साफ हो जाता है कि वाशिंगटन की नीतियों पर अब पहले जैसी चुप्पी नहीं रहने वाली। कतर के अमीर शेख तमीम का बयान तो और भी तीखा था। ईरानी परमाणु ढांचे पर हमला पूरी इस्लामिक दुनिया की अस्मिता पर हमला है। इसका मतलब सिर्फ एक देश की पीड़ा नहीं, पूरी उम्मा की अस्मिता अब दांव पर है। यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि कतर अमेरिकी बेस का प्रमुख केंद्र रहा है, और अगर वहीं से विरोध उठ रहा है तो इसका मतलब है कि अमेरिका ने अपनी ही कूटनीतिक जमीन खिसका दी है। ओमान ने तो इसे जिनेवा समझौते और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुला उल्लंघन कह दिया। इराक, मिस्र, पाकिस्तान, लेबनान, सबका सुर एक है, यह हमला ईरान पर नहीं, पूरी इस्लामिक दुनिया पर है। पाकिस्तान ने साफ कहा, यह दुस्साहसी हमला ईरान के आत्मरक्षा के अधिकार को छीनने की कोशिश है। इस्लामिक वर्ल्ड में पहले से ही अमेरिका को लेकर गुस्सा रहा है। अफगानिस्तान, इराक, लीबिया, सीरिया और अब ईरान, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है जब इतने देश एक साथ एक सुर में बोल रहे हैं और सीधा अमेरिका को चेता रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।